लाइफ स्टोरी विद उस्मान गोरी में तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद सलाम मसनून। और आज मेरे मेहमान हैं। ये बुनियादी तौर पे टेक्सला से हैं, लेकिन चाइना में होते हैं। वहाँ पे ये न सिर्फ जॉब कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ इनका लर्निंग का सिलसिला भी जारी है, पीएचडी कर रहे हैं। और ज़रा तफसील से जो तारुफ है वो तो हम ये नाम है इनका सैफ अली, यानी कि अली की तलवार। और तफसीली तारुफ हम इनसे इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि ये क्या क्या करते रहे हैं और अब तक ज़रा तफसील से हम इनसे तारुफ हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आमदीद मेरे लाइव सेशन में। और बहुत नवाजिश आपकी कि आपने वक्त दिया कि जो पीएचडी करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी मौजू पे रिसर्च करते ही रहते हैं, फिर वो मसरूफियत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपकी नवाजिश है, आपने वक्त दिया। और सैफ भाई, मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन से आप थोड़ा तफसील से तारुफ़ करवा दें अपना, कि पाकिस्तान में जो रहने वाले सैफ थे, यहाँ से जाते हुए आप की क्या मसरूफियात थी, फिर चाइना की कब पहुँचे, ये सारी थोड़ी तफसील आप बता दें। जी मैं फोटाबाद से मेरा ताल्लुक है। और बहावल नगर, फोटाबाद शायद किसी ने नाम ना सुना हो, तो बहावल नगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और डिवीजन मेरा बोर्ड जो है वो बहावलपुर है। इंडिया का बॉर्डर है। और टेक्सला में मैं उधर ही रहता हूँ, शादी भी उधर ही हुई है और बच्चे भी उधर ही है, पढ़ रहे हैं। मैं इधर पीएचडी के लिए आया हुआ हूँ, स्टडी लीव पे। और बस इट्स अबाउट टू फिनिश इंशाल्लाह। I will come back to Pakistan and I will join the university inshallah very soon. इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में मैं डिग्री कर रहा हूँ, पीएचडी मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। बैचलर भी इलेक्ट्रिकल में है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में मेरी एमएससी है, फिर उसके बाद पीएचडी भी मेरी इलेक्ट्रिकल पावर में है, और उसमें माइक्रो ग्रिड है। और स्पेशलाइजेशन इसका तो शायद अंदाजा ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर जो है वो मेरा मेन जो है वो फील्ड है। ठीक है सर। अच्छा, चाइना जब आप गए तो ये कितना अर्सा हो गया? और डायरेक्ट आप स्टडी के लिए गए, लीव आपने ली, यानी जॉब जहाँ पे कर रहे थे आप, वो छोड़ के आप गए लीव पे? जी नहीं, छोड़ के नहीं गया, मैं स्टडी लीव पे हूँ। मैंने आई हैव टू come back to Pakistan and have to serve for 5 years at least to my university in Texla. 3 साल हो गए मुझे, और अभी 3 साल तकरीबन एंड हो गए। तो इंशाल्लाह होपफुली वेरी सून आई विल फिनिश माय पीएचडी एंड आई विल कम बैक। ठीक है। अच्छा, आपका जो रिसर्च है ये कहाँ तक पहुँची, किस सिलसिले में आप रिसर्च कर रहे हैं? और ये क्योंकि जो पीएचडी करने वाले शौक रखते हैं इस कि वो तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, खास तौर पे जो पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी मौजू पे, तो वो उनके लिए क्या क्या मराहिल होते हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी ऐसे इदारे में? आप थोड़ा सा गाइड अगर इस सिलसिले में कर दें। यस, इसमें स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होता है। मैंने तो खुद ही किया था, वैसे तो एजेंट भी मिल जाते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं जो कि थोड़े से पैसे लेते हैं, और सारा आपका जो वर्क है वो सारा अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग दे कैन डू। तो आप सर्विसेज ले सकते हैं या फिर खुद अप्लाई करना चाहें। मैंने तो खुद ही मैनुअल प्रोसेस किया था सारा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो लेकिन ये है कि मैंने चूंकि एक ही यूनिवर्सिटी में, दो में बल्कि किया था, तो दोनों में हो गया था। तो फिर लेकिन वो जो एजेंट होते हैं या जो स्टूडेंट्स कुछ काम करते हैं, तो वो ये करते हैं कि वो आपके चांसेस, अगर आपको श्योर हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका ओवरऑल पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, तो फिर तो आप एक आध यूनिवर्सिटी में भी कर दें या दो में कर लें, तो कम से कम तीन में कर लें तो अच्छा है। लेकिन वो एजेंट जो है वो आपके से कुछ पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में कोई 10 में कर देंगे, कोई आप और पैसे दे दें तो 20 में कर देंगे, 25 में कर देंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा।
तो इस तरह वो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपका साल ज़ाया होने से बच जाता है। तो खुद करना चाहें तो खुद कर लें, खुद नहीं कर सकते तो आप उनसे करवा लें, थोड़े से पैसे दे दें, वो आप हेक्टिक रूटीन से बच जाते हैं और उनको सारा प्रोसेस पता होता है, चूँकि हमें एज़ न्यूअर जो है वो हमें आइडिया नहीं होता, तो इसलिए हम फिर उसमें परेशान भी होते हैं और प्रॉब्लम आते हैं। तो वो मेरे ख्याल में जिनके पास पैसे नहीं है या जो करना वो खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रोसेस लिखा होता है वहाँ। आप खुद 3 यूनिवर्सिटी हैं तो आप 10 में कर लें, आप 5, 7, 6 उसके में सबसे मेन चीज़ जो आपने है वो आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है आप किसी प्रोफ़ेसर से यूनिवर्सिटी के। तो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसका प्रोफ़ेसर के अगर आपके पास एक्सेप्टेंस हो, तो उसमें ये है कि आपके चांसेज़ जो सिग्नल्स का मसला शायद वहाँ पे हो, मुझे लगता तो नहीं है, चाइना में काफ़ी एडवांस मुल्क है, लेकिन बाज़-औक़ात बन जाता है सर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? जी, बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। ये बात कर रहा था कि चांसेस आपके फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रोफ़ेसर से आप एक्सेप्टेंस पहले ले लें। यहाँ तक मेरे ख़्याल बात समझ आ गई थी पहले ना? तो प्रोफ़ेसर से ले लें एक्सेप्टेंस और उसके बाद आप बाकी प्रोसेस जो है ना वो सारा उधर यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी का अपना लिखा होता है प्रोफ़ेसर, वो अपने उसमें अप्लाई करें और डेफ़िनेटली कोशिश करें कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर लें, पहले उनमें अप्लाई कर लें। आप अपना वो बैकग्राउंड भी देखें, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में करें, फिर टॉप 30 इस तरह सर्च कर लें। तो किसी भी कंट्री में आपने करना है, तो उसका रूल ये बना लें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ उस कंट्री की आप चूज़ कर लें। उनके यूनिवर्सिटीज़ की प्रोफ़ाइल में चले जाएँ, प्रोफ़ेसरों को ढूँढें, अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट जो प्रोफ़ेसर है उससे आप उसका रिसर्च प्रोफ़ाइल देखें सबसे पहले और उसके बाद आप उसका अपना फ़ील्ड उससे रेलेवेंट है तो उसके कुछ पेपर होंगे, आप कुछ पढ़ लें। होमवर्क में ये है कि उसके पेपर उसकी प्रोफ़ाइल में जाएँगे तो उसकी पब्लिकेशंस होगी, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है एज़ अ प्रिंसिपल ऑथर वो आप कुछ पढ़ लें 2, 4, 5, 7 पढ़ के थोड़ी-सी उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कंक्लूजन पढ़ लें। और उसके बाद फिर उसकी आपको समराइज़ को पता चल जाएगा प्रोफ़ेसर किस पे काम कर रहा है। उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाएगा कि आप फ्यूचर में इसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो वो थोड़ी-सी सजेशंस के साथ एक अच्छा से एक छोटी-सी ईमेल बनाएँ, ज़्यादा लंबी-चौड़ी ना बनाएँ, प्रोफ़ेसर के पास टाइम नहीं होता। तो आप वो ईमेल फिर उस प्रोफ़ेसर को करें और कोशिश करें उस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोफ़ेसर से मिल रहे हैं, वहाँ कोई आपका पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, किसी और स्टूडेंट, तो उससे राब्ता कर लें, तो बेहतर है वो आपको प्रोफ़ेसर से ले लें एक्सेप्टेंस। कई दफ़ा जो होता है कि प्रोफ़ेसर खुद बिज़ी होता है, वो ईमेल ही चेक नहीं करते। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस ले लें, जो प्रोफ़ेसर एक्सेप्टेंस दे दे तो उसके बाद फिर आपको प्रोफ़ेसर ने कुछ पोस्ट डॉक के स्टूडेंट या पीएचडी के स्टूडेंट भी होते हैं, वो प्रोफ़ेसर खुद ईमेल ना करे तो किसी स्टूडेंट के उन्होंने काम लगाया होता है, तो वो स्टूडेंट्स भी कई दफ़ा इंटरव्यू मेरा एक इंटरव्यू स्टूडेंट ने लिया था और प्रोफ़ेसर के स्टूडेंट ने पीएचडी का स्टूडेंट था, उसने लिया था और उसके बाद फिर उसने ही वो सिफ़ारिशात जो हैं वो प्रोफ़ेसर को दी, प्रोफ़ेसर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इस तरह भी होता है कई दफ़ा। तो मतलब अप्लाई करें और प्रोफ़ेसर की एक्सेप्टेंस पहले ले लें और उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में करना है तो ये भी आप देख लें कि आइल्स या टॉफल या जीआरई कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह मैंने किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स केएफ उसमें किया था, तो उसमें सऊदी अरब में तो वहाँ तो जीआरई था। तो फिर आप जीआरई पहले दे दें अगर आपने वहाँ जाना है, या कोई और यूनिवर्सिटी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ आइल्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ जगह पे टॉफल भी है। तो कोशिश करें अगर आपने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ाने हैं तो आप आइल्स पहले कर लें। जीआरई तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही है, लेकिन आइल्स तकरीबन ज़्यादातर है। चाइना में आइल्स नहीं भी नहीं चलता, इसमें ये है कि वो इंग्लिश आप आपका वो सर्टिफिकेट ही आप यूनिवर्सिटी से ले लें, अपनी यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी है। तो वो बना देते हैं, हर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएँ, आपने जहाँ से डिग्री की है, तो वो यूनिवर्सिटी वाले आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट बना देंगे, वही चल जाता है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद अप्लाई बाद में करें, पहले एक्सेप्टेंस लें प्रोफ़ेसर से, ये बस मेन चीज़ एक्सेप्टेंस है। तो वो जब प्रोफ़ेसर से मिल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपका आगे प्रोसेस जो है ना वो सारा ईज़िली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अज़ान का वक़्त है? जी, जी, ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया इधर। इशा का टाइम हो गया।
यहाँ पे अभी असर की अजान हो रही है, तो मैंने इसीलिए माइक म्यूट किया हुआ था, आप बात मुकम्मल कर लें, तो जवाब नहीं था आपको दे रहा। अच्छा, एक आपसे सवाल ये है कि आपने चाइना का ही इंतखाब क्यों किया? क्या दूसरे ममालिक में चांसेस नहीं थे, या वहाँ पे आप चाहते नहीं थे जाना? चाइना का ख़ास तौर पे आपने जो चुनाव किया, वो किस सिलसिले में किया? मैंने अप्लाई तो हर जगह किया हुआ था, न्यूजीलैंड में भी था, वहाँ भी एक्सेप्टेंस हो गई थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का अभी पेंडिंग था। एचईसी का मैंने अप्लाई किया हुआ था, एचईसी का मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था और उसका इंटरव्यू की कॉल थी मेरे पास। और इसी तरह यूके में भी अप्लाई किया हुआ था, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किया हुआ था। तो मुझे सबसे मेन था कि बस मैंने टाइम, मेरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था कि मैंने टाइम को ज़ाया नहीं करना। जिस यूनिवर्सिटी में पहले हो गया मैं चले जाना है, ये मेरा बस एक ही कंस्ट्रेंट था, वन पॉइंट एजेंडा था। तो वो फिर चाइना में पहले हुआ तो मैं फिर इधर आ गया, तो बाकियों का मैंने छोड़ दिया सारा। बिल्कुल ठीक है। ये सवाल असल में करने का मकसद ये था कि मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं, अगर उनमें से कोई चाहता हो कि वो अप्लाई करे, तो किसी के ज़हन में अक्सर सवालात होते हैं इस तरह के, तो मैंने वो मुमकिन जो मेरे ज़हन में आया था, मैंने उसका इज़हार कर दिया। लेकिन जो देख रहे हैं उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपके ज़हन में इस हवाले से कोई सवाल हो और आप सैफ भाई से पूछना चाहें, तो कमेंट्स में इज़हार करें, मैं मेंशन कर दूँगा, हाइलाइट करूँगा, और सैफ भाई आपको उसका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप किस मौजू पे पीएचडी कर रहे हैं, और इसकी क्या वजूहत थी? बैकग्राउंड में आपकी जो पिछली तालीम थी, उसकी वजह थी, या फिर अचानक से एक प्रोग्राम बना और आपने वो सिलसिला शुरू कर दिया? क्योंकि पीएचडी करने वाले जो अक्सर लोग हैं, ज़्यादातर तो रिसर्च करते हैं, पहले पूछते हैं जी, सवालात पूछते हैं या रिसर्च करते हैं इंटरनेट से कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ को मालूमात होती हैं, कुछ सिर्फ वो उनके ज़हन में होता है कि हम ये करेंगे, लेकिन उनको तमाम मालूमात नहीं होती। तो एक बंदा जो ऑलरेडी कर रहा है, तो उस वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसके क्या तरीकाकार क्या है, या यानी आप कोई भी मौजू है उस पे वो किस तरीके से, यानी पहले आपका थोड़ा सा बना होना चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए, या अचानक से भी आप फैसला कोई कर सकते हैं, पीएचडी में कोई भी मजमून ले सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली बैकग्राउंड तो आपका इलेक्ट्रिकल मेरा था, तो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल में ही करना था। और उसके अंदर भी चूँकि मेरा जो एरिया है वो तो रूरल एरियाज़, जिस तरह पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ बिजली की शॉर्टेज है। और एशिया वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द कॉन्टिनेंट, उसमें पाकिस्तान भी है। तो अफ्रीका है, लेटिन अमेरिका, ये 3 बरे-आज़म हैं जिसमें बिजली की शॉर्टेज है। रूरल एरियाज़ जो देहाती लोग हैं, देहाती इलाके हैं या गाँव हैं, वहाँ बिजली का बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो लोगों को इंटरनेट भी नहीं है। अभी ये हमारी डिजिटल की जो गूगल की है, जो सिंगापुर गूगल को छोड़ के आई हैं, ये नाम भूल गया मुझे मिनिस्ट्री में। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ उन्होंने तीसरा काम, चौथा नारा लगाया, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। तो ये जो इंटरनेट का नारा रोटी कपड़ा मकान के साथ है, वो इंटरनेट के इसको एक और भाई हैं हमारे, उन्होंने इसको कहा है कि रोटी कपड़ा मकान भी लोग कमा लेंगे खुद ही ऑनलाइन, उनको इंटरनेट सिर्फ दे दो। तो जिस तरह हम आपस में बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। तो इंटरनेट सिर्फ दे दिया जाए लोगों को, तो वहाँ लोग जो है ना अपना ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और हर चीज़ अवेलेबल है। हमारी यूथ जो है इतनी टैलेंटेड है, ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब पे इतने फ्री अवेलेबल हैं कि कुछ ना कुछ सीख के ऑनलाइन सर्विसेज वो लोग ले सकते हैं। तो इंटरनेट की फैसिलिटी ज़रूरी है। तो गाँव में तो इंटरनेट, अभी गिलगित में इंटरनेट है ही नहीं, उस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये क्या तमाशा है पाकिस्तान के अंदर के अभी तक, यानी इस वक्त भी डार्क एजेस में हम रह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में अभी हर शख्स को जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। क्वेश्चन मार्क है। मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि अभी इंटरनेट की फैसिलिटी हर बच्चे के पास होना चाहिए ये इंटरनेट गाँव के अंदर। और मैं इस वक्त कॉल करना चाहूँ किसी गाँव में किसी शख्स के साथ, तो इतना इंटरनेट होना चाहिए जिस तरह हम आपस में कॉल कर रहे हैं, इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो ये नहीं है। तो इंटरनेट की फैसिलिटी मेन प्रॉब्लम है वहाँ। और मेरा मिशन उस इंटरनेट को बैकअप करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं होगी वहाँ, और ये जो टावर कंपनीज के टावर हैं और ये सारा कुछ लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ हर गांव में आ जाए, तो बिजली का मसला हल हो जाए, तो उससे ये होगा, चाहे वो सोलर से हो, अगर सूरज से ज़्यादातर हमारे एशिया में सोलर की
सोलर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास, और विंड भी है कुछ इलाकों में, जिस तरह कराची के अंदर, सिंध में, और ये अपने कोयटा और ये शावर साइड और ये सूबा सरहद में, और कुछ बलूचिस्तान में ज़्यादा सूरज की रोशनी अवेलेबल है। तो मतलब अगर हम सूरज से अगर रोशनी और ये बाकी सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनसे लेना शुरू कर दें, इसमें मेन जो है वो अपने सूरज और ये हवा हवा से बिजली पैदा करना, विंड जो है, ये हैं। और ये अगर इनसे हम यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो हम जो है ना इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है उसको भी, क्योंकि लोड शेडिंग होती है, अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी बीच में लोड शेडिंग है, तो चाइना में तो नहीं है, आपके इधर चले आपने कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन आप जिस तरह रह रहे हैं अभी लोड शेडिंग हो जाए तो हमारा सारा कनेक्शन, इधर तो लोड शेडिंग एक सेकंड नहीं होती। तो हमें तो इधर रह के, मैं उधर पाकिस्तान में रह के आया हूँ, तो वो तो लोड शेडिंग होती थी तो मच्छर ही खा जाते थे। पढ़ना क्या है आपने। और जो है वहाँ आपको प्रॉब्लम ही और है। यहाँ तो प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस किया था वो इधर है ही नहीं। इनके मसले ही कोई नहीं है, यानी लोग जो है ऐसे वो अपने काम में मसरूफ है, उनको ये मसला ही नहीं है कि कोई लोड शेडिंग होगी, कोई हमारी टांगें खींचेगा, या कोई सिस्टम नहीं है यहाँ के, मतलब कोई प्रॉब्लम हो सिस्टम से, कि भाई सिस्टम में ये होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और कोई जो है ना आगे सिफारिश आएगी तो वो आगे चला जाएगा, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। पता है कि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, पहले से सारा सिस्टम है, उसके अंदर से आपने जो है ना निकलना है और आगे जाना है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर बच्चे को पता है, और हर बच्चा जो है ना इस तरह के अचानक चल रहा है तो रास्ते में धमाका हो जाएगा, वो खौफ खत्म है। या कोई हमें जो है ब्लैकमेल कर लेगा, या हमारी बच्चियों की इज्जत लूट लेगा, कोई जो गुंडे बदमाश हैं जो पॉलिटिशियन के अंडर काम करते हैं, वो, ये इस तरह के मसले इधर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो लटक जाएगा जो भी इस तरह का गलत काम करेगा। तो जब ये प्रॉब्लम नहीं है तो अब ये सुकून से अपनी तरक्की कर रहे हैं, एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी ये नया सेशन आया यहाँ, तो चाइनीज जो है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो आर्मी की ट्रेनिंग करवाते हैं चाइना वाले। मतलब उससे अंदाजा होता है कि वो हर बच्चे को उन्होंने शुरू में ये कोई 20-25 दिन जो है वो पूरी ट्रेनिंग होती है, महीना एक, आर्मी की जिस तरह प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आर्मी के कैंप्स में, वो पूरी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है। हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं। तो मैं तो बल्कि इस लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, कोई सुन रहा है, कोई साहब इक़्तिदार शख्स में थे, तो ये बच्चे यूनिवर्सिटी में आए, कम से कम मैं तो कॉलेजेस से ही कह रहा हूँ, रिकमेंड करूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी से पहले इनको आर्मी की ट्रेनिंग दे। आर्मी जनरल जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल कमर बाजवा साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये जिस तरह अपने कमांडो बनाते हैं अपनी आर्मी को, सारे हमारे जवान जो हैं उनको ट्रेन करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आए, या लड़की है या लड़का है, क्योंकि अब तो हालात ऐसे नहीं है, इंडिया हमारा जो है वो सामने है और बाकी हालात ऐसे जा रहे हैं, अब तो हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ, और या सारी सूरत, तो हर बच्चे को तैयार होना है अपनी सेल्फ डिफेंस में भी, और पाकिस्तान के डिफेंस में भी, और मुस्लिम उम्मा के डिफेंस में भी, और ह्यूमैनिटी के डिफेंस में भी। तो तैयार होने के लिए हमें तो वो सारी चीजें, तो आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो, चूंकि आर्मी के पास ये सारा टैलेंट है किसी और के पास है नहीं, तो आर्मी बाहर से भी इंटरनेशनल उनके फोरम है जहां से ट्रेनिंग लेती है, तो उनके पास सारा टैलेंट है, तो वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहला महीना, जब ये नया सेशन आया तो उसको पहला महीना सिर्फ ट्रेनिंग हो आर्मी की, जो आप कैंपों में करवाते हैं, ये जो ये कौन सा है इनका, काकूल एकेडमी में जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो तो 2 साल होती है, लेकिन उसको 2 साल को इस तरीके से मैनिफेस्ट कर दें कि 1 महीना या 2 महीने यूनिवर्सिटी में आने वाला हर स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग करे, मेल या फीमेल, वो सारा, तो उस ट्रेनिंग से गुजारें। वो ट्रेनिंग ऐसी है, वो ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है कि अच्छा उसमें ये भी है, ट्रेनिंग का एक पार्ट ये भी है यहाँ कि इनको घास काटने पे लगाते हैं, ये जो वर्कर काम करते हैं ना, ये जो घास काटते हैं, या ये जो छोटे पियन होते हैं, ये चाइनीज को शुरू में ये उनकी ट्रेनिंग का ये भी हिस्सा है कि वो उन्होंने कूड़ा उठाना है, उनके साथ पत्ते शत्ते, सड़क साफ कर रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बच्चे साथ जो है ना, वो शुरू में ट्रेनिंग का वो भी पार्ट है कि वो करेंगे। तो जब ये इस तरह की चीजें उनको फिजिकल दिखाई जाती हैं तो फिर उनको पता चलता है कि यार कदर क्या है, फिर उनको एहसास होता है, फिर वो काम करते हैं। वरना हमारे जैसे जो है ना सरकारी इदारों में बस वो हडराम होके सारा वो हम वक्त जाया करते हैं, अपना भी, उम्मत का भी और कौम का भी, और हम अपनी नहीं वो करते, तो फिर किसी और, तो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं बात पता नहीं किस पे करने लगा था। बहरहाल, तो वो मैं कह रहा था, इंटरनेट की बात कर रहा था, और इंटरनेट के पीछे जो है बिजली चाहिए, तो बिजली के लिए मैं पीछे हूँ इंशाल्लाह। मेरा ये विजन है और मिशन है, और ये सारा कुछ उसके अंदर मेरे रोल तो बहुत ज्यादा है। अब्दुल्ला का रोल है, सालिक का रोल है, एक एज अ ह्यूमन बीइंग रोल है, एक एज अ नेबर रोल है, और एक एज अ ह्यूमैनिटी के रोल है मेरा, एक एज अ फादर रोल है, एक एज अ मेरा हस्बैंड रोल है, और एक मेरा एज अ ब्रदर रोल है, और एक एज अ सन मेरा रोल है टू माई पेरेंट्स, और एक एज अ मुस्लिम ब्रदर टू माई ऑल मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स,
वो मेरा एक रोल है। मेरे डिफरेंट रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, एक पर्पस ऑफ लाइफ है एक पूरा। और उसके अंदर जो एक रोल मेरा है एज अ पेट्रियाटिक, और या उसको कह दें कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो जो एक रोल है मेरा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी रोल तो मेरे अपने, वो मैं जानूँ, वो मेरा खुदा जाने, या वो जो मैंने लिखे हुए हैं। तो उसमें एक रोल जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के मेरा रोल है, उसमें मैं एक, जो मेरा बिजली का मसला है पूरी उम्मत का, मैं इसको मुस्लिम का भी मसला नहीं समझता, मैं ह्यूमैनिटी का मसला समझता हूँ। कि कहाँ अफ्रीका में, कहाँ कितने बच्चे, मैं रिपोर्ट सुन रहा था, कितने बच्चे मर जाते हैं, 18,000 बच्चे एक दिन में, यानी वो पूरी दुनिया की आप बात करें तो बच्चे मर रहे हैं सिर्फ गजाई किल्लत की वजह से, और ये मसले मसाइल। तो मेरा रोल ये है कि गजाई किल्लत सब कुछ, चूंकि हर चीज बिजली पे पीछे होगी, बिजली हर जगह आपको चाहिए, उससे हर चीज ऑपरेट हो रही है। तो मेरा रोल सारे रोल्स के पीछे जो है ना, बैकबोन के तौर पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एक मिशन है मेरा। तो उसकी मैं वर्क भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह रूरल एरियाज जो पाकिस्तान के, ये पहला टारगेट है। फिर मेरा एशिया टारगेट है इसके बाद इंशाल्लाह, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया के, जो भी पुअर कंट्रीज है, ह्यूमैनिटी मेरा फर्स्ट गोल है। मुस्लिम, एज अ मुस्लिम, मेरा जो टैग है वो मुस्लिम है, आई एम अ मुस्लिम। और फिर आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ह्यूमैनिटी है। मुस्लिम जो है वो इन स्पेसिफिक, और ह्यूमैनिटी इन जनरल। तो जहां जहां भी ह्यूमन बीइंग को बिजली का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं इस टारगेट को, बड़ा टारगेट है इंशाल्लाह, ये मैं अचीव कर पाऊं ना कर पाऊं, इतना बड़ा रखा है कि मौत आ जाएगी, लेकिन टारगेट शायद वो उससे भी बड़ा है। तो इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि, इसलिए कहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके जो आपकी नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनको आप ऑब्जेक्टिव ना बनाएं। नीड्स आपकी नीड्स हैं, कोई गाड़ी है, कोई तनख्वाह, सैलरी है, या कुछ जॉब है, या सारी ये नीड्स हैं आपकी, इसको आप ऑब्जेक्टिव ना बनाएं, वरना आपकी स्पिरिचुअलिटी बॉडी डाउन हो जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी को अप रखने का एक ही गुर है, वो सीक्रेट अभी बता रहा हूँ आपको, कि आप अपनी नीड्स को ऑब्जेक्टिव ना बनाएं। नीड्स अपनी कोशिश जारी रखें, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई बड़ा होना चाहिए। तो उस पर मैंने एक आर्टिकल भी अभी लिखा है रिसेंटली, द पावर ऑफ नो एंड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये दो किताबों को जोड़ा है, लेकिन मैंने अपने ज़हन से आया तो मुझे पता चला, तो वहाँ तीन चीज़ें मुझे पता चला, एक ह्यूमन बॉडी है, एक सोल है, और एक तीसरा नूर है। तो इस्लाम के अंदर वो नूर वाली जो चीज़ है वो बाकी अदयान में नहीं है। तो मुझे पता चला कि इस्लाम डोमिनेट्स ऑल अदर रिलीजन्स। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो वो क्यों है, तो वो मुझे उस चीज़ की समझ आना शुरू हुई। बस अभी तो स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट ही रहेंगे डेफिनेटली टिल डेथ, ये स्टूडेंट ही रहना है। लेकिन बस क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, या लर्निंग एटीट्यूड है, और इसको लर्न कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, फिर बात कहीं से कहीं चली जा रही है। वो मैं कह रहा था कि इंटरनेट जो है, वो इनका नारा है हमारी गवर्नमेंट का, कि रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। और एक भाई ने वहां कहा है कि भाई आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को छोड़े इंटरनेट को करें। तो ये उनकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट बस। और इसको एक, जो कहते हैं ना कि वो चैलेंज के तौर पे इसको ले लें, वो क्या कहते हैं, मुझे वो वर्ड भूल गया, वो कि आप इसको इसको कहते हैं इमरजेंसी नाफिज कर दें इसकी, जो इंटरनेट पूरे मुल्क में जिस तरह मंशूर बना लेना अपना वो। हाँ, मंशूर बना लें, या वो क्या नाम है, इसको जिस तरह बेसिक नीड्स होती हैं, जो आपका 62-63 जो हमारा आइन का वो होता है, जिसमें बेसिक नीड्स हैं, उस 62-63 के अंदर इसको डालें और अपने कानून में तरमीम करें। और इंटरनेट, रोटी कपड़ा मकान को निकालें, वो पुराना नहरा हो गया, वो खत्म हो गया, उसको छोड़ें। सिर्फ इंटरनेट बीच में डालें, और हर बच्चा कमाने की पोजीशन में है। मैं अभी मेरे जो गांव में लोग हैं, अगर उनके पास इंटरनेट सही तरह हो, तो मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं उनको सिखा दूंगा। अभी लगाऊंगा कुछ यहाँ अपने पास, इस्लामाबाद बुला लूंगा उसको टेक्सला में, और उनको सिखा के तो उनको वापस भेज दूंगा। तो वापस जाके वो क्या करेंगे अगर इंटरनेट ही ना हुआ। तो इंटरनेट सिर्फ दें आप, बाकी अर्निंग शर्निंग को फिक्र ना करें आप। वो हम सारे जो हैं, हमारी यूथ जो है ना, एक दूसरे के साथ एक्टिव हुई हुई है, हर एक को लर्निंग एटीट्यूड है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है, और वो सीख लेंगे और खुद ही करेंगे। इंटरनेट को फोकियत है, गिलगत में है ही नहीं। ये अफसोस वाली बात है कि मतलब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब, या ये जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं आरिफ अलवी साहब, या फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ये सारा, चलो वो तो फॉरेनर है, हमारे जो इंटरनल मिनिस्टर हैं। तो ये सारा जो है ना, ये अभी इंटरनेट ना आना, ये मेरा तो क्वेश्चन मार्क है कि यार अभी तक इंटरनेट नहीं आया, यानी आप क्वेश्चन मार्क है बहरहाल। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो लोग जिनके पास आवाज जिनकी दबी हुई है, अभी तक वो आवाज नहीं ऊपर आ रही, तो वो आगे क्या करेंगे। तो वो बिजली का जो मसला है, इंशाल्लाह बाकी भी लोग करेंगे करेंगे,
लेकिन मैं अभी देख रहा था कि मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका 2015 से बनी हुई है, और वो मैं उस पर अभी वीडियो बनाऊंगा और मैं उस पर करूंगा। तो वो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं देख रहा था सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सारे कोंगो और ये सारे माली और ये सारे सारे कंट्रीज उसका मेंबर है, और हम पाकिस्तान ही नहीं है सिर्फ। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, सऊदी अरब, यूएई सारे उसका मेंबर है, हमारा कंट्री उसमें है ही नहीं। 1000 गीगावाट की उसने बिजली प्रोड्यूस करनी है, और इन कंट्रीज में उन्होंने वो इंस्टॉल करने हैं सारे प्लांट्स। तो पाकिस्तान है ही नहीं, तो पाकिस्तान में तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ। सारे सदर मैं देख रहा था वीडियो में, सारे सदर इंडिया का मोदी जो है वहाँ गया हुआ है, और सारा तो हमारा कोई है ही नहीं उसमें, रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है। तो उसकी मैं एक वो आर्टिकल लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो मैं फॉरेन अफेयर्स में जो बासित साहब है, सेक्रेटरी टू फॉरेन अफेयर्स, उनको भी मैं सेंड करूंगा। और फिर ये शाह महमूद कुरैशी और जो हेड ऑफ स्टेट है, उनके सिग्नेचर चाहिए उस फॉर्म पे उसका मेंबर बनने के लिए। वो फॉर्म मैंने उसको फिल भी किया हुआ है इंशाल्लाह, और वो मैं भेजूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब को, और ये जो हेड ऑफ स्टेट हैं जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनके इनमें से किसी एक के साइन होने हैं उस पर। और साइन होंगे तो वो कोई नहीं है, फॉर्मेलिटी है, वो आपने साइन करने हैं उस फॉर्म पे, और उसको भेजना है उसके जो हमारा इंडियन कमिश्नर, हाई कमिश्नर है इसमें पाकिस्तान में, या उसको दिल्ली में उसके कमिश्नर पे भेजें, और वो फिल होगा तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो हम मेंबर बन जाएंगे इंशाल्लाह। जब मेंबर बन गए तो उसके बाद अगला काम जो है ना, वो जो जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी मैं जानता हूँ, मेरी पीएचडी उसी पे है। तो वो मैं इंशाल्लाह मैं ही खुद ही वो सारी टैकल कर सकता हूँ। अगर आपके पास हो तो आप खुद करें, नहीं है तो मैं एज अ जो है ना, मैं तो एक टीचर हूँ पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ टीचर का रोल नहीं है मेरा, मेरा पर्पस बड़ा है। तो मैं ये एज अ एड ऑन के तौर पे ये सारी चीजें जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा इंशाल्लाह, और ये मैं खुद इसको करूंगा, क्योंकि इंडिया जो है एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, बिजली अपने सूरज से बिजली पैदा करना बहुत आगे जा चुका है, और हम पाकिस्तान बहुत पीछे, क्या हम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हमारे जो है रूरल एरियाज में इंटरनेट ना होना, और पीछे बिजली को नहीं, बेचारों को उन्होंने चूल्हा ही नहीं जलता उनका, गैस के बिल और बिजली के बिल यही खा गए हैं उनको। तो इंशाल्लाह मेरा माटो है कि मैं जो गरीब लोग हैं, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा विजन है मेरा, कि गरीब लोग इंशाल्लाह उनको मैं फ्री में जो है वो बिजली प्रोवाइड करूं। और जो है मेरा जो आइडिया होगा और ये सारा कुछ होगा, मैं इंशाल्लाह मुखैर हजरात से भी और जो है ना वो चीज लेके, और इंशाल्लाह एक ऐसा पूरा वो मेरी एक एनजीओ जो है, या जो मैं एक काम कर रहा हूँ अपने मिशन के लिए, तो उसमें मैं अपना रोल इवन अदा। ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के तौर पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना? जी ऑर्गेनाइजेशन या एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं ना, कि जो एक फाउंडेशन तो इदारा मेरी, तश्कील आप जी, देंगे जी, उसके बिल्कुल। थ्रू वो मैं काम कर रहा हूँ, करेंगे। मैं यूएन के साथ भी इन कांटेक्ट हूँ, यूनाइटेड नेशन के साथ भी मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, और फिर मैं जो इंटरनेशनल ये जो फ्रेमवर्क है जिसमें मेंबर कंट्रीज हैं, उनके साथ भी मैं राब्ते में हूँ। और मतलब ये सारे मैं उनके साथ कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक जो है पाकिस्तान की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैं अपने भी यहाँ पे, मुझे गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है, या गवर्नमेंट करे ना करे, मैं तो अपना रोल अपना एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम एक रोल अदा करने के लिए टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो मैं तो अपनी स्पिरिचुअल के लिए, और इंटेलेक्चुअल, और जो स्पिरिचुअल है, और इमोशनल, और सोशल, और वो सारी चीजें, तो डेफिनेटली इससे मेरा प्यार भी है, चूंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चल चुका है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे पता है कि हाउ टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, द पावर ऑफ नाउ। तो उसमें रहने के लिए जो जो चीजें होती हैं वो मैं करता रहता हूँ। तो ये मेरा शौक है, और ये मेरा अल्लाह ने मुझे बनाया ही चूंकि इसलिए है, तो जिस काम के लिए मुझे बनाया है, मुझे वो चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो काम अपने वो करने हैं, कोई कहे ना कहे, शब्बीर तो कहेगा और शब्बीर तो करेगा। जी, बिल्कुल ठीक है जी। कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। और आपने जो बात की ना वो आर्मी के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, आप चाइना में हैं, वहाँ का माहौल आप बता रहे हैं, वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है। मैं क्योंकि ट्रैवल एजेंसी से वाबस्ता रहा, मेरे अज़ीज़ थे ईरान से, मशहद शहर से, उनके साथ मैं वहाँ पे ज़ियारत का काम करता रहा, और मैंने वहाँ पे ये देखा कि हर नौजवान वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेता है आर्मी की। और बाकायदा जब भी ऐसा कोई मौका आए खुदा नवासा मुल्क पे, तो फिर वही नौजवान जो है वो आगे ये उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो दोबारा ट्रेनिंग लेते हैं, और वो तैयार रहते हैं इस सिलसिले में। ये हमारे हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है जी, कि हम कहते हैं जी नहीं, ये जो आर्मी बाकायदा वो सैलरी बेसिस पे काम कर रही है, जिनका काम ही यही है, उन पे भी हम तनकीद कर रहे हैं। हमारा तो यही निज़ाम है मुल्क का, हमारा माशरा कुछ इसी तरह का बन रहा है। अक्सर ममालिक में मुझे पता है वहाँ पे वो बुनियादी कुछ ट्रेनिंग देते हैं, हर सिटीज़न का ये जो है ना वो कहते हैं जी कि ये उनको उनके लिए लाजमी करार दिया जाता है। दूसरी बिजली की आप बात कर रहे हैं,
बिजली वाकई मैं गिलगित चूंकि जाता रहता हूँ, आप भी अगर बाय रोड कहीं आए गए हों तो वहाँ पे भी आपको भी पता होगा क्या सिलसिला। अभी गुज़श्ता साल मैं गया था, तो एक कंपनी है टेलीनॉर, जो कि काफ़ी आगे तक जो है ना उन्होंने वो अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ बेहतरी आ गई है। लेकिन गिलगित शहर में ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे एक तो बाकी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो अच्छी सर्विस दे रही हो। टेलीनॉर वहाँ पे भी मैंने सुना था गुज़श्ता साल, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता, इस वजह से मुझे नहीं पता चल सका कि उसकी सर्विस कैसी है। इसके अलावा अगर बात करें बिजली की, बिजली वाक़ई वहाँ पे ख़ास तौर पे जब गर्मी में तो बिल्कुल वहाँ पे कहते हैं कि लोड शेडिंग होती नहीं है। मैं वहाँ पे गर्मी के दौरान भी गया हूँ, वाक़ई वहाँ पे ऐसा मसला था। लेकिन सर्दी में जब बर्फ़ जम जाती है, पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है, फिर वो चूँकि उनका ज़्यादा इन्हिसार टरबाइन्स पे होता है, तब वो फिर उनके लिए मसला बन जाता है। बिजली वहाँ पे बिजली की किल्लत हो जाती है, फिर वो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी गुज़श्ता दिनों मैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मिड में मेरा एरिया है, और यहाँ पे पिछले दिनों मेरे सेशंस हो रहे थे और गर्मी इंतहा की थी। उस दौरान ट्रिप करके इनका कोई मसला बन गया, जिस कंपनी की सर्विस मैं ले रहा हूँ इंटरनेट की, और उस दौरान फिर वो ये था कि उनका जो जनरेटर है वो ख़राब हो गया। अब जब भी लाइट जाती है उस दौरान, फिर ज़ाहिर है जब गर्मी ज़्यादा होती है लाइट भी ज़्यादा जाती है, और जब भी लाइट जानी और उस दौरान मैं सेशन कर रहा होता था, तो आधे-आधे घंटे के लिए वो फिर डिस्टर्ब हो जाता था। फिर लाइट आनी है तब भी फिर वही मसला कि बूस्टर काम नहीं था करता। तो ये मसाइल वाक़ई हमारे पूरे पाकिस्तान के, अभी हम ये जो सेशन कर रहे हैं ये भी लर्निंग का एक हिस्सा है। मैं अगर सेशंस करता हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ, इंटरनेट से मैं फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ, ना सिर्फ मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं डिजी स्किल्स से ना सिर्फ खुद एनरोलमेंट पे वो मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ, बल्कि मेरी वाइफ है वो भी कोर्स कर रही है। तो ये सिलसिला तभी चलता है कि जब आपके पास एक तो हर किस्म की एनर्जी, चाहे वो बिजली की सूरत में हो, चाहे वो इंटरनेट की सूरत में हो, आपको वो मुयस्सर सहूलियात होंगी तो तभी आप उस पे काम कर सकते हैं, तभी आप सीखेंगे और फिर आगे आने वाले वक़्त में अपने लिए खुद भी कमाएँगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को फ़ायदा देंगे, अपने मुल्क को फ़ायदा देंगे, और फिर पूरी इंसानियत के लिए भी आप फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं। जैसा कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ सैफ भाई से, मेरा पहले इनके सेशन में मैं हिस्सा ले चुका हूँ, पहले इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि इनको मैं इनवाइट करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इनकी कहानी क्या है, और ख़ास तौर पे पीएचडी के हवाले से तो मुझे पता था मैं उस, लेकिन ये आगे इनका जो एक मिशन है वो आज इन्होंने मुझे बताया, और मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ। और मेरे लिए ये वजह ये है जो इन्होंने बात की कि आप देखिए, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये एक कतरा है आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की की मनाजिल को तय करवाने के लिए ये एक कतरा है। इसके बाद फिर मैं अपनी कोशिश अपने तौर पे कर रहा हूँ। आप भी, हम दोनों ही आपसे ये अपील करेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने हिस्से की जो शुरुआत है वो लाज़मी करें। अपना पहला कदम आप लाज़मी उठाएँ। हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो मनफ़ी रुझान ज़्यादा है। अभी आज भी एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, एक ज़ैनब और उसको भी निशाना बना दिया गया है, उसको ज़्यादती का निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये सिलसिले चलते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम, मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि जो पहला वाक़या हुआ था उसमें भी जो नामज़द मुजरिम था या मुलज़िम बेसिकली था, उसको मुजरिम बना के उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का गवाह हूँ, और मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ की मालूमात है। कसूर में वो जो बंदा इमरान था, मैं उसको ज़ाती तौर पे भी किसी हद तक जानता हूँ। तो मसला ये है कि हम असल मुजरिमों को छोड़ देते हैं, और निज़ाम ऐसा बन गया है मुल्क का कि बस जी वो वक़्त गुज़ारी करो, कोई नहीं, मसला है ही है, आने वाला वक़्त, जब वक़्त आएगा तो देखा जाएगा। वक़्ती तौर पे किसी न किसी को वो कुर्बानी का बकरा बनाओ और उल्लू सीधा कर लो अपना। ये हमारा निज़ाम चल रहा है, ये सियासत जो है ना, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम सारा जो है वो इसी तरह चल रहा है। और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ की आपसे भी अपील करूँगा, इसके लिए आवाज़ उठाएँ जहाँ-जहाँ पे भी, और कोशिश ये करें, हम सब मिल के कोशिश ये करें, कोई ऐसा सिस्टम बने कि जिसमें ना सिर्फ़ ये पुलिस का निज़ाम ठीक हो, जो हमारा जो ये मुनसिफ़ाना अदल का निज़ाम है, ये भी, इसमें भी बस वो खानापुरी की जाती है, असल मुजरिम वहीं के वहीं रहते हैं, और
वक्ती तौर पे किसी ना किसी डिमी को हम आगे पेश करके उसको फिर वक्ती तौर पे कुर्बानी का बकरा बना के पेश कर देते हैं, ख़त्म हुआ जी बस काम। लेकिन ये काम ख़त्म ऐसे नहीं होगा, इसका कोई ना कोई तरीकाकार बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई ना कोई तगदो करना पड़ेगी। जैसे कि सैफ भाई अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, रेहान अल्लाह वाला है, इसके अलावा आज़ाद चाय वाला, मेरे उस्ताद हैं सर हिशाम सरवर, सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप एज ए पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान के अवाम होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जब हम मर जाएंगे, आखिरत में हमने ये जवाब नहीं देना कि हम इमरान खान ने क्या किया या नवाज शरीफ ने क्या किया। हमने अपना जवाब देना है। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ कर देता है, लेकिन वो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता। मैं भी कोशिश एक ये मेरी, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा। मैं प्रोग्राम चूँकि फाउंडर हूँ वाइट रॉब्स वेलफेयर फाउंडेशन का, मैं, मेरे वालिद और मेरी वाइफ, हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं। साउथ पंजाब में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, हुनर वहाँ पे वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आप में से कोई भी सैफ भाई के साथ मिलना चाहे, मेरे साथ मिलना चाहिए, हम जैसे जो भी ऐसे अफराद हैं जो काम करना चाह रहे हैं, आप किसी के भी साथ मिलके जो जहाँ जो आपकी अप्रोच है, जितनी आपकी समझ बूझ है, उसके मुताबिक आप हमें ज्वाइन करें। आप खुद कुछ कर सकते हैं, खुद करें। अगर आप चाहते हैं कि अब फिलहाल आपकी इतनी नॉलेज नहीं, इतनी अप्रोच नहीं, तो कम से कम इन अफराद को ज्वाइन कर दे जाए। जैसे सरेआम के हवाले से इकरारुल हसन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के नौजवान जब काम करना शुरू करेंगे, आप उनके साथ मिलते चले जाएंगे, आपके पास तजुर्बा भी आता जाएगा, आप खुद भी किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, और फिर आपका अपना कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जिसके ज़रिए से आपका भी दुनिया में भी नाम होगा, इस मुल्क में भी नाम होगा, और आने वाली जो जो आखिरत है वहाँ पे भी आपका कोई ना कोई मुकाम होगा। थैंक यू सो मच सैफ भाई, आपसे गुफ्तगू करके मैं अभी टाइम भी कुछ ऐसा है, 4 बजे तक मैं ज़्यादातर सेशंस करता हूँ, लेकिन चूंकि आपसे मैं चाहता था, मैंने इल्तमास भी आपसे किया था कि आप मेरे वक्त दें, और आपकी नवाजिश है, आपने मुझे वक्त दिया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन किसी ना किसी मौजू के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़हमत दूँ, और किसी यानी लर्निंग प्रोसेस किसी के लिए भी हम हमारे ज़रिए अगर वो चलता रहे तो वो अच्छी बात है। तो नवाज़िश है सर आपकी, अल्लाह ताला आपको कामयाब अता फरमाए, और अपने मकसद में आप जो आपकी सोच है उसमें कामयाबियाँ हों। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी तो मैंने बात की आज 2 हवालों से मैं थोड़ा-सा अफ़सरदा हूँ, थोड़ा-सा ना मेरे ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ। एक चीज़, एक मैंने पोस्ट की थी थोड़ी देर पहले, और वो पोस्ट थी माँ के हवाले से, और उस हवाले से मैं थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं कर रहा। इस मौज़ू पे भी मैं करना चाहूँगा इंशाल्लाह, इस मौज़ू पे भी एक सेशन करूँगा, और मैं अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करूँगा उन वालिदैन के लिए कि जो कि डाइवोर्स को ही आखिरी हल समझते हैं, और वो समझते हैं कि बस, लेकिन वो अपने लिए आज़ादी ले लेते हैं, अपने बच्चों के लिए फिर वो मुश्किलात पैदा कर देते हैं। ये मुआशरा जो है ना, ये इस तरह का नहीं है कि इन बच्चों को बगैर सरपरस्त के छोड़ा जाए। जो सरपरस्त हैं, जो सरपरस्ती में हैं किसी वारिस के, वो सरपरस्ती में हैं, उनकी हालत आप सब देख रहे हैं। किसी न किसी बच्चे का कोई वाक़या हो जाता है। ये मामला चलते चले आ रहे हैं, ये आज का वाक़या नहीं, ये काफ़ी देर से चल रहा है, और आगे चलता चला जाएगा जब तक हम इस बारे में कोई मस्बत इक़दाम नहीं उठाएँगे। दूसरी बात, ये बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 हवाले ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं उसकी वो मैंने पिक्चर देखी, 2 साल की बच्ची है, और बेदर्दी से उसको वो अ, एक तो हवस का निशाना बनाया गया, दूसरे उसके बाद फिर उसको उसकी ज़िंदगी को छीन लिया गया। ऐसे अफराद ना सिर्फ वो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, बल्कि सरेआम सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, और बाकायदा इस पे पूरी तहकीक होनी चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे बस ये पकड़ा, और इस्लाम कहता है कि आप इसको सज़ा दें, लेकिन ये है कि उसकी तहकीक लाज़मी करें। आप अगर नाहक किसी को ख़त्म कर देते हैं, उसको फांसी दे देते हैं, तो ये भी लाज़मी बात है कि वो, लेकिन हम जल्दबाज़ी, हुकूमत भी मजबूर हो जाती है, मैं ये भी कहूँगा हुकूमत भी मजबूर हो जाती है कि जब हम जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा करते हैं ना,
तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, इसको ख़त्म करो और कम से कम ये जो शोर उठा हुआ है इसको दबा दो। लेकिन लेकिन ये भी है कि हमारा जो अदल का निज़ाम है ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसमें भी कुछ बेहतरी आनी चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए और फिर उसके बाद अमल होना चाहिए। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और आपको कोई ना कोई मस्बत हवाले से आपकी सोच में कोई बेहतरी आई होगी। और मैं ये चाहता हूँ, ये सेशन करता हूँ होता है कि ना सिर्फ मैं सीखूं बल्कि आपके लिए भी कुछ सीखने का सामान पैदा करूं। किसी शख्सियत, किसी नए मौजू और किसी नए तजर्बे के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए उस्मान जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।